अपना चैप्टर 2 बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम जो हैं उसमें अपना आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। हमने न्यूटन के गति के नियम पढ़ लिए तीनों, हमने बल पढ़ लिया कितने प्रकार का होता है, जड़त्व पढ़ लिया, तो मोस्टली हम इसमें पढ़ चुके हैं। हमारा अब आज ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम अपना फाइनल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने बाकी के 3 वीडियोस देख ली होंगी। 3 वीडियो आ चुकी हैं अब तक इसकी। तो अगर आपको समझ में आ रही हैं वीडियोस तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगर मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे संवेग। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, यानी कोई वस्तु जो गति व्यवस्था में है, गतिमान है, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसको संवेग कहते हैं? कोई गतिमान वस्तु जो है उसके द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान क्या होता है m, वेग क्या होता है v, उनके गुणनफल यानी गुणा करके उसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उसे p से डिनोट करते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी इसे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। संवेग की दिशा उसके वेग की दिशा होती है, यानी जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होगी उसी दिशा में उसका संवेग होगा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसका संवेग क्या होगा? p = mv, और उसका मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, संवेग से आप क्या समझते हैं इसका मात्रक लिखिए और आप पूरा यहाँ से यहाँ तक आप पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर्षण क्या है, घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले लाभ या हानि बताओ। घर्षण से क्या तात्पर्य है? घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इसकी व्याख्या करो। तो घर्षण होता क्या है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उनके बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी उनके बीच में जो गति हो रही होती है उसका वो विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चलाकर जब आपने ब्रेक लगाया तो धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो साइकिल के पहिए पे एक बल लगाती है, उसे रोकने का प्रयास करती है, वो होता है घर्षण बल। ठीक है, इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी अगर साइकिल इस दिशा में जा रही है तो धरती उस पर इस दिशा में बल लगाएगी ताकि वो रुक जाए। धरातल लुढ़कती हुई गेंद गति की विपरीत दिशा में चलने वाले घर्षण बल के कारण कुछ दूर तक चलकर रुक जाती है। जब आप साइकिल चलाते हो, आप पैडल नहीं मारो, थोड़ी देर बाद तो देखोगे साइकिल की जो स्पीड है वो हल्की हो जाएगी और एंड में आके साइकिल रुक भी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है जो उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसी को घर्षण बल कहते हैं, इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। ये इसके विपरीत होती है। ठीक है, अब बात आती है घर्षण का कारण कि घर्षण उत्पन्न होता ही क्यों है। तो यदि हम ध्यान से सड़क, मेज, कैरम बोर्ड आदि की सतह को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि इनकी सतह चिकनी और सपाट नहीं होती। इनमें छोटे छोटे गड्ढे या उभार होते हैं। सड़क चिकनी या सपाट नहीं होती, कैरम बोर्ड की सतह होती है वो चिकनी और सपाट नहीं होती, मेज भी नहीं होती, जिसके कारण वस्तु आसानी से गति नहीं कर पाती। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आप स्टिकर से उसको मारोगे शॉट, तो जो गोटी है वो थोड़ी देर आगे जाकर रुक जाती है ना। इस कारण घर्षण का मुख्य कारण है वस्तु सतह का खुरदरा होना। क्या है? वस्तु की सतह का खुरदरा होना। तो आप इतना पूरा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वस्तु का कारण क्या है। तो आप यहाँ पे लिखोगे घर्षण का कारण, हेडिंग डालोगे और उसमें लिखोगे घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना है। सिर्फ इतना, वस्तु की सतह का खुरदरा होना है। वो आपको समझाने के लिए है कि इसकी सतह चिकनी नहीं होती, सपाट नहीं होती, इसलिए उस पर गति नहीं कर पाती है वस्तु। तो मेन कारण है कि सतह चिकनी होगी, सपाट होगी तो गति कर पाएगी, अदरवाइज गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए अगला है इसका हमारा, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इसका स्पष्टीकरण देना है।
घर्षण के निम्नलिखित लाभ और हानि के कारण हम कह सकते हैं कि घर्षण एक बुराई है परंतु नितांत आवश्यक भी है। लाभ देखो, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण की आवश्यकता है, इसमें निम्नलिखित लाभ हैं। घर्षण बल हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है, जिससे हम सावधान सुविधापूर्वक चल सकते हैं। मोटरसाइकिल, साइकिल आदि के टायर घर्षण बनाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, क्योंकि खुरदरे होने पर ब्रेक लगाकर वाहन को रोकना आसान होता है। यदि टायर घिसे हैं तो वे कम घर्षण के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्रेकों के प्रयोग को वाहनों में रोकना संभव है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप ब्रेक लगा के वाहन को रोक भी नहीं सकते। घर्षण बल के कारण पेन द्वारा लिखना, रस्सी बनाना, माचिस का जलना, दीवार का कील ठोकना, ये सब कार्य हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी भी है। अब इसकी हानि देखिए। घर्षण एक बुराई है, इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों को दी गई ऊर्जा का काफी भाग व्यर्थ चला जाता है, जिसके कारण इनकी दक्षता घट जाती है। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घुसकर नष्ट हो जाते हैं। घर्षण के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा मशीनों को हानि पहुंचाती है और मशीनों में तेल डालकर घर्षण कम करने का प्रयास किया जाता है। घर्षण के कारण ही वाहनों की गति कम हो जाती है, जिसके कारण ईंधन अधिक खर्च होता है। तो ले दे के घर्षण से लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। ठीक है, घर्षण से लाभ क्या है? हम अपनी घर्षण की उपस्थिति के कारण ही अपने आप को स्थिर बनाए हुए हैं पृथ्वी पे। वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है, यानी अगर आप रोड पे चल रहे हो, फिसल नहीं रहे हो, ढलान वाली रोड है, आप उस पर चल रहे हो, फिसल नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि वो खुरदरी है। अगर वो चिकनी होती तो आप फिसल जाते। साइकिल के ब्रेक तभी लगते हैं जब टायरों को खुरदरा या पृथ्वी को खुरदरा बनाया जाता है। अगर वो चिकने होंगे तो आपकी साइकिल रुकेगी नहीं और आप गिर जाओगे। हानियां क्या है? मशीनें खराब हो जाती हैं। मशीनों की दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है उनकी उम्र। अगर कोई मशीन 10 साल चलने के लिए बनाई गई है तो घर्षण के कारण वो 10 साल से पहले यानी 8 साल में ही अपना दम तोड़ देगी और हमें नई मशीन लगानी पड़ेगी, उसके पुर्जे घस जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, आप हेडिंग डालेंगे घर्षण से लाभ, आप इस लिखेंगे इसके निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ हैं? आप ये 4 दिए हैं, आप कोई भी 3 लाभ लिख लीजिए। ठीक है, ऐसी घर्षण से हानियाँ तो आप कहेंगे निम्नलिखित लाभ है, आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी आप कोई 3 हानियाँ लिख देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है संवेग संरक्षण का नियम। सिद्ध नहीं करेंगे, हम सिर्फ संवेग संरक्षण का नियम लिखेंगे। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिए, 1 मिनट। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पिंड परस्पर इस प्रकार टकराते हैं कि टकराने की क्रिया में उन पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता, यानी 2 या 2 से अधिक पिंड आपस में आकर टकराए जब तो कोई बाहर से कोई बल, असंतुलित बल उस पर कार्य ना करे, तो जो इन पिंडों का कुल संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही बना रहेगा। तो यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है। तो आप लिखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार से लेके यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या था? संवेग संरक्षण का नियम यह था, यदि 2 या 2 से अधिक पिंड आपस में टकराते हैं और इस दौरान कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, तो जो इन पिंडों का कुल संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? न्यूटन के गति विषयक नियम हमारा क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? F = ma था ना। m अगर 1 किलोग्राम हो और a यानी त्वरण, m क्या होता है? द्रव्यमान, a क्या होता है? त्वरण। अगर m भी 1 किलोग्राम हो, a भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग हो, त्वरण, तो F कितना आएगा? 1 न्यूटन आएगा। तो अर्थात 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमारा न्यूटन का जो दूसरा नियम था वो क्या था? F = ma, यानी जो आरोपित बल है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो हमारा नियम था, है ना। अब मान लीजिए वो जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है, और त्वरण ये भी कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम, आप इसको किग्रा भी लिख सकते हो, केजी भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर है
तो अगर मैं f की वैल्यू f इजिकल्स टू एम ए में मैं m का मान 1 और a का मान 1 रख दूं तो ये भी कितना आएगा 1। तो यानी उस पर जो बल कार्य करेगा वो कौन सा होगा 1 न्यूटन का बल होगा। तो 1 न्यूटन का बल वो है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यही है ये। देखो द्वितीय नियम f इजिकल्स टू एम ए है। इसके अनुसार अगर m हम 1 किलोग्राम लिखें, आप इस किग्रा को अगर ऐसा लिखना चाहो तो kg लिख दो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो, तो f का मान कितना आएगा 1 न्यूटन आएगा। आप यहाँ पे करके भी दिखा सकते हो, f इजिकल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 इजिकल्स टू f इजिकल्स टू 1 न्यूटन, अर्थात 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। तो यानी आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। बाकी ये जो है मैंने आपको सब लिखवा दिए थे जब मैंने आपको न्यूटन के तीनों नियम पढ़ाए थे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है बल तथा गति के नियम, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। हमने इसके सारी थ्योरी पूरी आज कवर कर ली है, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आएगी, अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 या तो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर केमिस्ट्री का लेसन 1 हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स के, आप वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप अभी से तैयार करोगे तब आगे जब एग्जाम आएंगे तभी आप उस पर फोकस कर पाओगे और रिवीजन अच्छा होगा आपका। तो आप एक काम करा करो, वीडियो को थ्योरी आप जैसे PDF आपको दी जाती है, आप नोट कर लोगे, तो नोट तो आप किताब से भी कर सकते हो, है ना। तो समझाया जो जाता है आपको वीडियो में, आप उसको समझा करो अच्छे से, एक नहीं तो 2 बार समझो, 3 बार समझो, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, नॉलेज बढ़ेगी। तो कोई बात नहीं, अपनी प्रैक्टिस करिए, अपना लर्न कीजिए, साथ साथ इसको अच्छे से समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम।